अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, सदर आरिफ अलवी ने निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत लिखकर PTI के खदशात पर गौर करने का कहा है। खत में सियासी वाबस्तगियां रखने पर जबरी गुमशुदगियों और सियासी वफादारियां बदले जाने को बाइस तशवीश करार देकर सदर मुमलिकत ने खवातीन सियासी वर्कर्स की तवील नजरबंदी का मामला भी उठाया है। सदर मुमलिकत ने PTI के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सदर को लिखा गया खत भी निगरा वज़ीर आज़म को इरसाल किया है। इससे पहले सदर अपने एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि चेयरमैन PTI उनके लीडर हैं क्योंकि कौम उनकी हिमायत करती है। अब सवाल हमारा ये है कि क्या सदर मुमलिकत को एक सियासी जमात के खदशात पर निगरा वज़ीर आज़म को खत लिखना चाहिए था? पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा। महमल, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। आपको क्या लगता है, क्या सदर मुमलिकत को एक सियासी जमात के खदशात पर निगरा वज़ीर आज़म को खत लिखना चाहिए था? देखिए मुबश्शिर, बिल्कुल लिखना चाहिए था, क्योंकि किसी भी सियासी जमात के अगर इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, इस तरह की उनके साथ अगर चीज़ें हो रही हैं, उनको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, उनके वर्कर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल उनको बहसियत सदर जो है वो खत लिखना चाहिए था। लेकिन क्या ये खत उन्होंने बहसियत एक सदर के लिखा है जो कि एक अनबायस्ड पोजीशन होगी, गैर जानिबदार होंगे? ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि देखिए मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि ये वही सदर हैं जो पीका का वो तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आए थे कि जिससे आम शहरियों के इंसानी हकूक पामाल हुए थे, जिसमें बगैर वारंट के शहरी जो थे वो गिरफ्तार हो सकते थे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे, फेसबुक पोस्ट के ऊपर। ये वही सदर हैं जिन्होंने एक ईमानदार जज जो कि आज चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था। आज तो वो अपनी गलती मानते हैं क्योंकि उनके लीडर इमरान खान साहब ने अपनी गलती मान ली, इसलिए वो अपनी गलती मानते हैं। लेकिन ये वही सदर हैं जिनके दौर में एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा था। लेकिन क्या उन्होंने कभी कोई खत लिखा? 2 साबिक वज़ीर आज़म जेल में थे, एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी जेल में थी, एक साबिक सदर जेल में थे, एक साबिक सदर की बहन जेल में थी। क्या उन्होंने तब कोई खत लिखा? उस वक्त की एजेंसीज जो थी वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, तब इन्होंने कोई खत नहीं लिखा। चेयरमैन नैब जिनके ऊपर इतने संगीन सेक्सुअल हरासमेंट के जो हैं इल्जामात थे, और उसके बावजूद इन्होंने उनको एक ऑर्डिनेंस के तहत तौसी दी, तो लिखना तो चाहिए था। मुल्क के सदर हैं, तब भी लिखते, तब भी ये सारी बातें जो है हाईलाइट करते कि किस तरीके से ये सारा कुछ गलत हो रहा है। असल में मुबश्शिर, इस वक्त जो खत लिखने की उनकी वजह है ना, वो सबको नजर आ जाती है, समझ भी आ जाती है। वो ये है कि ये इस वक्त तनकीद की जद में है, PTI अपनी पार्टी की तनकीद के जद में है कि एज अ सदर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इनके पास आईनी हक था कि ये इस्तेमाल करते और इलेक्शन की तारीख देते, वो इन्होंने नहीं दी। उससे इमरान खान साहब भी नाराज हुए, PTI भी नाराज हुए। तो उस तनकीद को ये जायल करने के लिए इस वक्त इस किस्म के खत लिख रहे हैं। खत जरूर अलबत्ता लिखना चाहिए। किसी की भी बुनियादी हकूक और ये चीजें अगर पामाल होती है, वायलेट होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, तो बिल्कुल खत जरूर लिखना चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इनका माजी में क्या किरदार था। सही। अच्छा शहजाद, आपको क्या लगता है, क्या इसकी माजी में मिसाल मिलती है? और यही सवाल कि क्या सदर मुमलिकत को ये खत लिखना चाहिए था? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। मुझे लगता है इसमें सदर मुमलिकत ने कोई गलत नहीं किया है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके ये कहती है कि हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं दी जा रही, या हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इंसानी हकूक़ है बुनियादी, वो हमें नहीं दिए जा रहे, और आगे भी यही होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है कि सदर पाकिस्तान ने वो ख़त लिखा है। और जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैंने भी जो देखे, उन्होंने कहा है कि तमाम पार्टीज़ को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, एक जैसा उनके साथ बर्ताव होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ PTI के साथ होना चाहिए, बाकी जमातों के साथ नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ख्याल से वो तो उन्होंने पूरी की है। और जो लैंग्वेज है उसमें भी कोई मुझे ऐसी कोई अचंभे वाली चीज़ नहीं नज़र आती। तो सवाल ये है कि कोई और पार्टी अगर जिसके साथ ये हो रहा होता, वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को लिखती कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या उस वक्त भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए उस पार्टी के लिए भी आवाज़ उठाते? मेरे ख्याल से नहीं उठाते। और महमल ने बड़ी तफसील से बता दिया है। एक सवाल भी उठाया कि क्या उन्होंने बतौर सदर ये किया है या बतौर एक पार्टी रुकन किया है, क्योंकि वो PTI का पहले हिस्सा रहे और बड़ा अहम हिस्सा रहे PTI का, बड़े पुराने लॉयलिस्ट रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अभी भी कह रहे थे कि PTI चेयरमैन जो है वो मेरे भी चेयरमैन है।
तो ये सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, लेकिन मुझे इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। जो महमूद ने पूरी फहरिस्त गिनवाई जिसमें वो कह रही है कि दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाई, अपनी पार्टी के लिए आवाज उठा रहे, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे कहने को तो वफाक की अलामत होता है सदर का ओहदा, और उसको बिल्कुल एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, पार्शल नहीं होना पड़ता। लेकिन क्या हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं सदर की, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल इम्पार्शल होंगे? मतलब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने तो अपना को चेयरमैन का ओहदा भी नहीं छोड़ा था, वो सदर पाकिस्तान थे और साथ में पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी थे। सवाल उठते रहे, मेरे ख्याल से अदलिया में भी लोग उस वक्त ये सवाल लेके गए थे कि एक पार्टी का को चेयरमैन मुल्क का सदर कैसे हो सकता है? और प्रेसिडेंट हाउस जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता था, होता रहा 5 साल। इनफैक्ट जो 2013 के इंतखाबात हुए उसमें भी जरदारी साहब जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट थे, लेकिन ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा भी ले रही थी और कैंपेन भी साथ साथ चल रही थी। फिर ममनून हुसैन साहब आए जिनको नवाज शरीफ साहब ने लगाया। अब आप कहीं पे सोच सकते हैं कि ममनून हुसैन साहब पार्शल नहीं होंगे, अपनी पार्टी के हक में जानिबदार नहीं होंगे। मतलब मेरे लिए तो सोचना ही कोई बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि जब एक पार्टी आपको अपॉइंट करती है और आप एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पे वहां पे जाते हैं, तो कैसे हो सकता है कि आप इम्पार्शल रहें? या तो इंडिया की तरह हम कोई साइंटिस्ट को, किसी फिलोसोफर को, किसी डॉक्टर को बना रहे होते हैं प्रेसिडेंट, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका एक न्यूट्रल रोल होगा। यहां जिस तरीके से सदर को अपॉइंट किया जाता है, नवाजा जाता है फॉर बीइंग लॉयल टू द पार्टी, उसके बाद ये जो मेमल ने पूरी फहरिस्त गिनवाई कि पीटीआई के हक में तो आवाज उठाते हैं, बाकियों के हक में नहीं उठाते, तो मेरे लिए कोई बात सरप्राइजिंग नहीं है। माजी में भी होता रहा है, अब भी होता रहा है। सही, लेकिन महमल ने यह भी कहा है शहजाद के पीटीआई की तनकीद की जद में है सदर मुमलिकत और उसी को ज़ाइल करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है इस खत लिखने के बाद उस तनकीद में कोई कमी होगी या वो बरकरार रहेगी? ये एक प्रेशर तो प्रेसिडेंट ऑफिस महसूस कर ही रहा है कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है उन पे तनकीद कर रहे हैं। अब भी आप देखें जो ये सारा इलेक्शन की डेट का मामला हुआ, उसके बाद हामिद खान हो हमारे प्रोग्राम में शोएब शाहीन साहब ने ये कहा कि डेट सदर को दे देनी चाहिए थी। ऑल्दो इस पर बड़ा एक जो ना ग्रे एरिया क्रिएट कर दिया गया नून लीग की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि प्रेसिडेंट का ये इख्तियार है ही नहीं। और जो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी मिली थी वो भी यही थी कि आपका इख्तियार नहीं है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी बहुत वॉइसेस ऐसी थी जो ये कह रही थी कि ये आइन के मुताबिक सदर का इख्तियार है, सदर को चाहिए था डेट दे देते, बाद में वो स्ट्राइक डाउन हो जाती, जो भी मामला होता वो फिर उनके ऊपर नहीं आता। तो उनको मेरे ख्याल से जो भी लीगल एडवाइस मिल रही थी वो गलत थी, उसके बरक्स उनको जाना चाहिए था। उनकी पार्टी के खुद लोग ये कह रहे हैं कि उनको ये कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, तो उन्होंने गलती की। तो ये प्रेशर तो महसूस कर रहे हैं सदर पाकिस्तान कि वो इस वक्त एक अहम ओहदे पर हैं और उस ओहदे पर रहते हुए वो पीटीआई को या पीटीआई चेयरमैन को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इलेक्शन की डेट पे तो नहीं कर सके। अब ये शिकायत उनके सामने आई है, तो मेरे ख्याल से ऑन मेरिट भी अगर आप देखें, जितनी हमने डिस्कशन की, लेट्स सपोज अगर ये किसी पार्टी का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी ये शिकवा करे प्रेसिडेंट से, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो वफाक की अलामत है, तो मेरे ख्याल से उनका ये फर्ज बनता है कि फिर उस आवाज को वो आगे लेके जाएं और शेयर करें। उमर चीमा साहब, आपने महमल का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना और शहजाद इकबाल की भी गुफ्तगू सुनी, आपका क्या ख्याल है? और अगर कोई और सियासी जमात होती, उसके खदशात होते, क्या तब भी सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखते? देखें, बात यह है कि ख़त लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सदर को ये चाहिए था कि वो एक इस ओहदे का को बेहतर इस्तेमाल करते, ऐसा इस्तेमाल करते कि जिससे ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आती। अगर ये आज लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं तो ये खुद इस चीज़ के बेनिफिशरी हैं कि दूसरों को जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी तो इसी तरह पीटीआई भी जीती थी। तो क्या आज जो है, आज को सूरत हाल किस तरह चेंज हो गई है? मैं समझता हूं कि उन्हें यह बात भी शामिल करनी चाहिए थी कि 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। उन्हें यह बात भी करनी चाहिए थी कि इस मुल्क में हर दफा जब इलेक्शन होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन क्यों आती है। उनको पीटीआई की जो ज्यादतियां उन पर भी बात करनी चाहिए थी। ये सदर साहब वही हैं कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 मई वाला वाक़या हो चुका था, ये फिर भी मुसर थे कि मैंने उनको जाके इमरान खान को मिलना है। इनके लिए अगर हक और बातिल का म्यार इमरान खान है तो फिर उनकी अपनी जो बात है या उसके अल्फाज जो हैं वो अहमियत खो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस इशू को ब्रॉडली हमें बात करनी चाहिए, इसको एक टेन्योर तक महदूद नहीं करना चाहिए। इसको ये नहीं जी कि 2023 में जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, 2018 में मिला था या नहीं वो कोई बात नहीं है। और इस दफा भी जो हो रहा है
इसका नुकसान ये भी होगा कि आगे जाके 2028 में भी 2029 में भी जब इलेक्शन होंगे तो तब भी हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस दफा किसको मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है खत लिखने में हर्ज नहीं है, लेकिन उनके खत पर कितना असर होगा अगर सदर साहब जो हैं वो उधर बैठकर भी पीटीआई की नुमाइंदगी या उनकी वकालत करते हैं तो इस खत को भी उसी सेंस में उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो उन्होंने खत को रिकॉर्ड पर तो ले आई हैं, या जिस तरह महमल बात कर रही थी कि पीटीआई वाले जो हैं वो भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब अगर पीटीआई का अपना रिकॉर्ड देख लिया जाए तो पीटीआई वाले ना अदालतों को छोड़ते हैं, ना वो अपने सदर को छोड़ते हैं, ना वो मीडिया को छोड़ते हैं। अगर आप उनके बारे में दो उनके हक में भी स्टोरीज कर दें, तीसरी में अगर आप समझते हैं कि फलां जगह पर पीटीआई ने गलत किया तो पीटीआई उनकी भी ट्रोलिंग करना शुरू कर देती है। तो ये सदर के साथ कोई अनोखा वाकया नहीं है, बल्कि सदर को इस बात को महसूस करना चाहिए कि जो उनके साथ हो रहा है और भी लोगों के साथ हुआ है, बल्कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको फ्राहम नहीं हो रहा उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से इनकी सियासत होती है। अब यह है कि जिस तरीके से इमरान खान पेशियां भुगतने आते थे और जिस तरह जजेस को हरास किया जाता था और अदालत में पेश ही नहीं होते थे, ये मेरे ख्याल पहले इमरान खान एक लीडर थे कि जिनकी हाजिरी भी अदालत से बाहर ही लगवाई गई कि जज साहब को भी ये कहना पड़ा इधर से भेज दें, यही ना हो कि इधर कोई एक और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए। लाहौर में जाकर इनको को गिरफ्तार करने लगता था और जिस तरीके से उधर एक माफिया टाइप एक पूरा एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता था, ये भी कोई ऐसा कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जो कि इमरान खान को मिल रहा था। या जिस तरीके से उनको पहले, आज तो उनको ये लग रहा है ना कि उनकी जमानत नहीं हो रही, और जब पहले उन्हें आने वाले केसेस में भी जमानत दे दी जाती थी कि आइंदा भी अगर इन पर कोई केस रजिस्टर होगा तो उसमें भी आपने गिरफ्तार नहीं करना, तो सदर साहब को उस टाइम भी लिखना चाहिए था कि ये क्या रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, ये मेरी पार्टी की बात हो रही है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम एक मजमूई बात नहीं करेंगे तो अपनी अपनी बात करेंगे तो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, हम इस सर्कस से निकल नहीं पाएंगे। और जब सर्कस से निकल नहीं पाएंगे तो ना इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी, ना इस मुल्क में सियासी जमातें मजबूत होंगी। ये वही इमरान खान है कि जो कहते थे कि मैं दूसरों का पहले, कि मैं किसी के कमरे में अगर कोई जेल में है तो एयर कंडीशन भी नहीं लगेगा, जेल में तमाम लोगों को एक जैसी सहूलतें होनी चाहिए। अब अपने लिए वो कहते हैं कि मेरे पास साइकिल भी होना चाहिए, मुझे जो है वो देसी घी वाला खाना भी मिलना चाहिए, मुझे देसी मुर्ग भी मिलना चाहिए। तो सदर को ये भी चीजें लिखनी चाहिए कि इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों? क्या पहले किसी सियासी लीडर ने इतना कभी शोर किया, या शोर करने पर किसी को ये सहूलतें मिली? तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की हर फील्ड में बात करें। तो सदर साहब को जरूर खत लिखें। मेरा यह पॉइंट है कि सदर साहब को ओवरऑल इस मसले की तशखीस करनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर ये कभी एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा होता है, कभी दूसरे को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा होता है। इस दफा पता चल रहा है नून लीग जीत रही है, जब 2018 था तो उस टाइम पता चल रहा था कि इमरान खान जीत रहा है। ये तो खुद इसी निजाम के बेनिफिशरी हैं, नवाज शरीफ भी इसी निजाम के बेनिफिशरी हैं। ठीक है, जब तक हमारा कोई एक रूल ऑफ गेम पर हम इत्तेफाक नहीं करते तो इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे और इसी तरह अलग अलग से रोते रहेंगे, अपने अपने टाइम का इंतजार करते रहेंगे। भट्टी साहब, आप यकीनन उमर चीमा साहब की बात से एग्री करेंगे? जनाब स्पीकर, 2018 में जब इमरान खान को जितवाया जा रहा था उस वक़्त गालबन ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी नहीं थे। अगर होते तो आज हम उन्हें कहते कि आप उस वक़्त सदर थे जब इमरान खान को जितवाया जा रहा था और बाकी पार्टियों को हरवाया जा रहा था, तो तब भी आपको निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखना चाहिए था। जनाब स्पीकर, जब आसिफ अली जरदारी पर बकौल हमारी दोस्त और बड़ी प्यारी महमल सरफराज साहिबा जब ज़्यादती हो रही थी तो उस वक़्त क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखा था? जब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या किसी के साथ ज़्यादती हो रही थी, नैब इस्तेमाल हो रहा था, उस वक़्त क्या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या किसी ने एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर ही सदर आरिफ अलवी को कोई ख़त लिखा था? जनाब स्पीकर, आसिफ अली जरदारी साहब जो चेयरमैन भी रहे और सदर भी रहे, और पार्टी का ऐवान सदर में ये हाल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की शादी ऐवान सदर में हुई। ममनून हुसैन तारड़ साहब सदर थे, हमारे खर्चे पर, सरकारी खर्चे पर लंदन गए और अदालतों को मफरूर हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ से जाके जफियाँ डाली। बलीगुर रहमान आज की फुटेज आप देख लीजिए, आइनी ओहदे के सरबराह पंजाब के नवाज शरीफ साहब गवर्नर हाउस कहीं पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर उनके सामने बैठे हुए थे।
और गवर्नर गुलाम अली जो मौलाना साहब के समधी हैं, केपी में उनका क्या रोल है वो आप देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, सदर आरिफ अलवी तो इमरान खान को अपना आज भी लीडर समझते हैं। वो तहरीक इंसाफ के साथ शुरू से हैं, इब्तदाई दिनों से हैं। उन्होंने हर मौके पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दिया। कासम सूरी रूलिंग पर असम्बलियाँ जो तहलील करने के एडवाइस हो उस पर दस्तखत किए। जनरल बाजवा से इमरान खान की खुफिया मुलाकातें करवाईं। बैकडोर डिप्लोमेसी तहरीक इंसाफ के लिए की और तहरीक इंसाफ के राहों के कांटे चुने। तहरीक इंसाफ की हर कानून साजी और हर इकदाम में उनके साथ रहे। लेकिन चंद लम्हों के लिए अगर आप ये भूल जाएं कि सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के हैं, और चंद लम्हों के लिए ये भी ज़हन में रखें कि अनवारुल हक काकड़, हमारे प्यारे अनवारुल हक काकड़ की सिर्फ एक जिम्मेदारी है आईनी तौर पर बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म के शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात कराने हैं। उनका किसी लेवल प्लेइंग फील्ड से कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उनका बिल्कुल ये तल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि 2013 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ। उनका ताल्लुक़ होना चाहिए कि 2024 में क्या होगा। अब ये ज़हनों में रख कर कि सदर आरिफ अलवी की जगह कोई गैर जानबदार सदर बैठा है और अनवारुल हक काकड़ जो मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात कराने आए हैं, ये दो शख्सियतें हैं, एक वज़ीर आज़म हाउस में, एक ऐवान सदर में। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जनाब स्पीकर ख़त लिखती है। इनके सारे आप इल्ज़ामात समझ लें और 9 मई को ज़हन में रखें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर बात की जा सकती है, लेकिन इनको साइड पे रखें। तहरीक इंसाफ ख़त लिखती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं मिल रही, हम बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं, हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इलेक्शन सर पर हैं, हमें एक सियासी जमात की हैसियत से बाकी सियासी जमातों की से इलादा करके ट्रीट किया जा रहा है, लोगों की वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अब ये ख़त एक गैर जानबदार सदर को मिलता है और एक गैर जानबदार सदर क्या करेंगे? वो जो सदर मुमलकत हो, मुमलकत रियासत सरबराह रियासत जमहूरिया वफाक की अलामत, वो क्या करेंगे? डंडा लेके बाहर आ जाएंगे या अडयाला जेल के बाहर वो डंडा लेके खड़े हुए थे कि आओ करो, वो यही करेंगे कि उस खत के ऊपर एक अपना खत लिखेंगे, लगाएंगे और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को भेज देंगे और उनको बताएंगे कि आइन का एक आर्टिकल 4 भी है, आइन का एक आर्टिकल 17 भी है, आइन का एक आर्टिकल 19 भी है, आइन का एक आर्टिकल 41 भी है। और इस आइन के इन आर्टिकल्स की को सामने रखें तो सदर जो है वो तमाम पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। और ये जो हो रहा है, ये जो इल्ज़ामात लगा रही है एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, इन इल्ज़ामात को देखें, इनके खदशात दूर करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और ताकि इलेक्शन में जब जाएं तो इलेक्शन कम अज़ कम इलेक्शन नज़र आए। ठीक है शहजाद, आप कुछ ऐड मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि जनाब स्पीकर के एक जो जुमले, जनाब स्पीकर सिर्फ एक दो जुमले, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कोई बड़ी खबर थी कि इस पे सवाल रख लिया जाए। मुझे नहीं लगता कि इस पर इतनी बड़ी खबर थी कि पिछले ताने मेने और दिए जाएं कि कल तूने देखा था, कल तो तू डिंगा डिंगा होके चल रहा था, तो तेरे सर पे टोपी दे दे तो कल तो तूने जैकेट पहनी थी, कल तो तूने हवा में फिर रहा था। ये एक मामूल की कार्रवाई है। एक सियासी जमात ने खत लिखा है एक सदर को, ये सोच समझ लीजिए कि ये उनके ठीक है। शाद भट्टी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। भेज दिया बस। मुबशर, हर शख्स यही कहेगा कि जाहिर सी बात है सदर को ऐसा खत मिले तो खत लिखना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से सवाल भट्टी साहब इसमें मुख्तलिफ हो सकता था कि क्या सदर को लिखने का कोई फायदा भी होगा तहरीक इंसाफ को, और जब सदर इस खत को फॉरवर्ड करेंगे काकड़ साहब को तो काकड़ साहब कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकेंगे? क्या जो इस वक्त हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ वो होना बंद हो जाएगा? क्या काकड़ साहब को खत लिखने से लेवल प्लेइंग फील्ड में जाएगी तमाम सियासी जमातों को? मेरे ख्याल से ये ज्यादा पर्टिनेंट सवाल होता है कि कितना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हर यहाँ पे शख्स जानता है ना इस पूरे अमल में सदर आरिफ अलवी का कोई इस वक्त खास किरदार है, ना काकड़ साहब जो है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं तमाम सियासी जमातों को। मेरे ख्याल में एक मुबशर एक जुमला, मैं तो उस सवाल को फोकस करके बैठा हूं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिखा, सदर आरिफ अलवी को उन्होंने ऊपर अपना खत लगाया
और अनवारुल हक काकड़ को भिजवा दिया। दैट्स एंड। सवाल ये है अब इसका हमें पता है सवाल ये। अच्छा महमल आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ ज्यादा पर्टिनेंट सवाल ये होता है कि अगर ये पूछा जाता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। मुबश्शिर जो शहजाद बात कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, वो बेसिकली शहजाद ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में डाक खाना तब्दील करके कहीं खत और भेज देते हैं, काकड़ साहब को भेजने से तो शायद कोई इतना फाका ना हो, वो उसकी तरफ शायद इशारा करे। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहूंगी मुबश्शिर कि ये कोई ताने मेने वाली बात नहीं थी जैसा भट्टी साहब जो बात करें। असल चीज ये है कि हमें पुरानी चीजें, माजी की चीजें याद जरूर करानी चाहिए। जब कोई प्रिंसिपल स्टांस लेता है तो क्या वो कंसिस्टेंटली लिया है हर चीज के लिए, हर बंदे के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या फिर ये है कि सिर्फ तभी याद आया कि जब एक आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपना लीडर है, उनके साथ ये उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगर हो रही हैं आपके वर्कर्स की, तो तब आपको याद आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या फिर आपने पहले। और दूसरा ये कि आप पर तनकीद हो रही है। एक और चीज मैं यहाँ कहती जाऊं कि देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि पिछले भी सदर थे। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो वाहिद सदर थे पाकिस्तान के जिन्होंने 18वीं तरमीम के बाद सदर की पावर्स गिव अप की। एक ये भी हमें फिर याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने सदर होते हुए क्या किया। अच्छा, पीपल्स पार्टी को नहीं, ये मैं वैसे बात करी। वो बिल्कुल एक अलग मामला है। नहीं, आप मेरी मेरी एक बात एक्टिविटीज जारी रखते हैं। मैं ऐड ही करने लगी थी कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी खुले तरीके से फुली कैंपेन नहीं कर सकी क्योंकि उनको भी एएनपी की तरह सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थी। उनके सदर बेशक हों लेकिन ये वाली चीजें भी थी। दूसरी चीज ये कि क्या पीपल्स पार्टी के दौर में या ममनून हुसैन के दौर में, एक सेकंड भट्टी साहब, क्या पीपल्स पार्टी के दौर में या मुस्लिम लीग के दौर में वो वाली चीजें हुई जो सदर आरिफ, जो साहब आपके वक्त में कोई नहीं बोला था, महमल को उनके खत, मैं कह रही हूँ कि जो सदर आरिफ अलवी के दौर में जो चीजें हुई हैं, जो चीजें मैंने गिनवाई हैं, क्या वो चीजें पीपल्स पार्टी और नून के दौर में भी हो रही थी? क्या वो पैरेलल्स थे कि हम ये कह सके? दूसरी चीज एक और है, हमें याद है ये यहाँ पर बात हो रही है कि चले जी लेटर नहीं लिखे। अच्छा, खत लिखने की भट्टी साहब बात करें, किसी ने खत नहीं लिखा। आपको याद होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली को कई बार प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए कहा जाता था ऑपोजिशन के मेंबरान के, लेकिन वो उसके ऊपर भी कुछ नहीं की अमल दरामद होती थी, मतलब कई दफा हो जाती थी, कई दफा नहीं होती थी। तो ये चीजें भी हुई। तो स्पीकर का ओहदा भी ऐसा गैर जानेदारी होता है ना। लेकिन हर मतलब अली वजीर की का प्रोडक्शन ऑर्डर्स आए नहीं आए ना, क्या आप बातें करें। और इमरान खान दौर में मैं आपको लिस्ट भिजवा दूंगी। शीमा साहब आप कंक्लूड कर दें इस डिस्कशन को। आपने भट्टी साहब की बात सुनी है, महमल की भी शहजाद कोई और बात करेगा। बाकी सदर के साथ आप पैरेलल इसलिए नहीं बना सकते कि उनके दौरान में ये वाली चीजें ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें ये चीजें याद कराने की इसलिए जरूरत है कि हम इनसे कोई सीख सकें। अगर अभी जिस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है वो भी ठीक नहीं है, 2018 में जो था वो भी ठीक नहीं है। मसला यह है कि क्या पीटीआई को जिस तरह का मिला था वो इस गलती का इतराफ़ करती है? माजी में हुकूमतें अपनी गलती का इतराफ़ करती रही हैं। इनके यही तरीका आगे बढ़ने का कि जिसमें आपको पता चले कि हम भी गलत काम करते रहे हैं। जब तक आप इतराफ़ नहीं करेंगे, अभी इनको पूछ लें, ये सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, इनको पूछ लें कि अगर इनके पास चॉइस हो कि एक तरफ इनको एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रही हो, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हो, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी नजर आ रही हो, तो ये किस तरफ जाएंगे? ये फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे। इनका मेरे इतराज ये है कि इनके कौलो फिल में बहुत ज्यादा तजाद है और इस तरीके से जब भी इन पे अपने पे अब अफ्ताद आन पड़ी है तो ये अभी दूसरों को भी साथ घसीट रहे होते हैं जी कि आप हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। आप वो लोग हैं कि जो दूसरों का मजाक उड़ाते थे। आप पहले अपनी गलती तो तस्लीम करें। आप ये तो माने कि दूसरों का पर इसी तरह केस बने थे, अगर दूसरों पर ठीक बने थे तो आप पर फिर किस तरह गलत हो गए? और ये जो अपने लिए इन्होंने रद्द म्यार रखा हुआ है, इसकी वजह से इनका नैरेटिव भी वीक चल रहा है। इसकी वजह से इनकी बात को सुनने को भी तैयार नहीं है। जब अगर ये अपनी गलतियों का इतराफ कर लेंगे, हम भी कहेंगे जी कि ठीक है कि इतराफ ही तरीका है कि जैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये बात है भट्टी साहब करते हैं जी फलाने लेटर लिखा था, फलाने लेटर लिखा था। पहले इस चीज को रोने पीटने को एक बुज़दिली समझा जाता था, एक कमजोरी तस्वर किया जाता था कि आपको इस तरह के सफर में इस तरह के ठीक है उमर, आपकी बात सामने आ गई। जी शहजाद, आप क्या कह रहे हैं? फैशन बन गई है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल उमर चीमा की बात से इत्तेफाक कर रहा हूं और महमल ने भी बिल्कुल ठीक गिनाया। हमें ये गिनवाना चाहिए, बताना चाहिए कि माजी में क्या होता रहा है ताकि हम उससे सीखें। लेकिन उमर, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा भी कर रही थी कि हम माजी से सीख के आगे बढ़ रहे हैं,
वो भी अब वही दोबारा दोहरा रहे हैं और मीडिया उनके हवाले से भी बता रहा। तो हम तो ये समझ रहे थे शायद ये पॉलिटिकल पार्टीज कुछ सीख के अब आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज दोबारा वही गलतियां दोहरा रही है। इसका मतलब जिसको यहां पे हाथ पकड़ाया जाता है या उंगली पेश की जाती है तो वो हाथ पकड़ लेता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी इंतजार में बैठी हुई है यहां पे। तो शहजाद, मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है और मेरा ख्याल है कि हम इसी फोरम पर पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की आप हजार हामियां गिन सकते हैं। एक चीज जो उन्होंने वक्त के साथ सीखी वो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, और उसके बाद जब उन्होंने आपस में इस तरह से लड़ना बंद किया तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं इमरान खान की क़यादत में उनको कह रहे थे ये मुकमका हो गया भाई, अब इसी तरह कर लें। फिर इमरान खान आए, इमरान खान ने जो उन्होंने रूल्स को बनाए थे कि हमने पॉलिटिक्स करनी है तो इस दायरे के अंदर रहते हुए करनी है, वो उन्होंने सारे रूल्स ब्रेक करके एक नए रूल्स दे दिए। वो हर बात पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाते। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और हमने इस अहम सवाल पर डिस्कशन भी की है। एक ब्रेक के बाद हम एक और अहम सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। अफगान उबूरी हुकूमत टीटीपी की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करे या पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे, ये निगरान वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि टीटीपी के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। चंद अफगान रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना धमकी आमेज़ बयानात के बाद दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में तेज़ी मानी खेज़ और रियासत पाकिस्तान के खदशात की तौसीक करते हैं। अफगान हुकूमत के अदम ताउन के बाद दाखिली मामलात को अपनी मदद आपके तहत दुरुस्त करने का फैसला किया। हालिया इकदामात गैर मुतवक्के और हैरान कुन नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का इखलाकी और कानूनी हक हासिल है। सवाल हमारे ये है कि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बढ़ती कशीदगी में कमी कैसे मुमकिन होगी? शहजाद, आपसे आगाज करें। मुबश्शिर, फिलहाल तो इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखें तो बढ़ते जा रहे हैं। जहां हम ये क्लेम कर रहे थे कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी और वाकई 2013, 14, 15 जितनी खून रेजी पाकिस्तान में होती रही उसके मुकाबले में अगर आप देखें 18, 19, 20, 21 ये बेहतर साल थे। और जब कुछ वाक़यात हो भी रहे थे तो हमारा एक ये मौक़िफ़ था, हमारा स्टेट नैरेटिव ये था कि जो अफ़गान हुकूमत वहाँ पे बैठी हुई है वो रॉ के साथ मिलके, NDS उनके साथ मिलके और ये पाकिस्तान में हमले करवा रहे हैं। और जब ये एक चेंज इन गवर्नमेंट हुई, जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से चले गए, फिर हमने कहा अफ़गान तालिबान आ गए, तो हम ये शायद उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सलीम साफ़ी साहब जैसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये हालात बेहतर नहीं होंगे, और वो हमेशा ये बात करते थे कि चाहे अफ़गान तालिबान हो या TTP हो, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और इनफैक्ट उनका ये भी कहना था, आई रिमेंबर, वो ये कहते थे कि अब क्योंकि वहाँ अफ़गान हुकूमत आ गई तो TTP को ज़्यादा शय मिलेगी कि अब वो भी अपने जो ख्वाहिशात हैं या जो उनकी आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान में इन्फोर्स करने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। और फिर भी हमने देखे किस किस्म की हमारी पॉलिसीज़ हैं। पहले 2008, 9, 10 में हम सारा वक्त इस डिबेट में पड़े रहे कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, लड़े, बातचीत करें। इसमें हमने 5-6 साल गुजारे, बहुत नुकसान हुआ। अब 2021 में दोबारा फिर हमारी एक रियासती पॉलिसी थी कि जो लोग गए हैं वहाँ से उनको हम वापस लें और यहाँ पे रीसेटल करें। वो रीसेटलमेंट कैसे होनी थी, क्या किस तरीके से होनी थी, कोई इसका प्लान नहीं था। पहले इमरान खान ने सपोर्ट किया, खैर वो सपोर्ट क्या करते, वो तो उसको एक तरीके से इनिशिएट कर रहे थे, लेकिन बाद में ये PDM की हुकूमत आई, उन्होंने भी इस पॉलिसी को सपोर्ट किया। फिर जब ये हमने देखा कि चेंज ऑफ कमांड हुआ एस्टैब्लिशमेंट में, तब हमें एक रियलाइजेशन दी गई कि वो गलत पॉलिसी थी। तो अब हम बार बार अपनी पॉलिसीज़ को दोहराते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर माजी आगे जाके हम कहते हैं कि माजी में हमसे गलतियां हुई है। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के लिए बड़े सेंसिटिव हैं। दिन रोज़ाना की बुनियाद से हम देख रहे हैं कि जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका कितना ताल्लुक है, जो हुकूमत हमें नंबर दे रही है वो तो ये दे रही है कि इवन जो यहाँ पे अफगानी सेटलर्स हैं जिनको हम बाहर भेज रहे हैं, उनकी तरफ भी शुबा किया जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें उनका हाथ होता है लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता। फिर वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी में जो लोग मुलविस हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो अफगान लोग हैं, इसीलिए उनको वापस भेजा जा रहा है। तो वो तो इस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका एक बुनियादी सवाल है कि कैसे ये ताल्लुकात बेहतर होंगे, मेरे ख्याल से एक हमें ये पॉलिसी को हम बेहतर बना सकते थे, जो एक तनकीद भी आ रही है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, कि हमने टाइम फ्रेम बहुत कम दिया है। फ्रैंकली अगर 25-30 साल कोई पाकिस्तान में रहा हो अफगानी, उसका यहाँ कारोबार हो, उसके बच्चे सेटल्ड हो, उसकी ज़मीनें हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक महीने के अंदर वाइंड अप करके वो
वापस चला जाए। तो ये एक तनकीद हो रही है कि शायद टाइम फ्रेम उनको ज़्यादा दे देते तो शायद चीज़ें ज़्यादा स्मूथली हैंडल हो जाती। लेकिन जो रवैया अफगान तालिबान का है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तानियों की इससे ज़्यादा उम्मीद होगी कि अगर वहाँ से टेररिज्म होगा तो हम शिकायत करेंगे कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वो कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अफगान तालिबान यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए के मूड में नहीं है। पहले वो कह रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि आप पाकिस्तानियों को वापस लें, आज हम अफगानियों को वापस भेज रहे हैं तो उनको इस पर जो है वो तकलीफ हो रही है। दूसरा, ये तो जाहिर सी बात है अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है यू विल हैव टू टेक एक्शन। ये जब कारजाई हुकूमत थी या इसके बाद हुकूमतें थी, वो उस वक्त पाकिस्तान पे जब इल्जाम लगाते थे कि आपकी तरफ से दहशतगर्दी अफगानिस्तान में हो रही है, हमने एक्शन लिए, हमने अपनी जो है दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लिए। तो मेरे ख्याल से किसी भी हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वहां से अगर दहशतगर्दी हो रही है तो उसको कंट्रोल करें और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। सही। उमर चीमा साहब, कशीदगी तो अब बढ़ रही है, मजीद बढ़ती कशीदगी में कमी कैसे मुमकिन है? देखें, मुझे तो फ्रैंकली नहीं आइडिया, क्योंकि हमें बहुत दफ़ा ये उम्मीद दी गई है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं। तालिबान कह रहे हैं कि वो कोई फतवा जारी कर रहे हैं, तालिबान ये कह रहे हैं कि टीटीपी वाले इधर नहीं आएंगे, अब तालिबान खुद ही लग जाते हैं। कभी हमें ये पता चलता है कि उनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कि उनकी जो आर्मी है या जो उनके लोग हैं ओवरऑल मलेशिया वो इतना ट्रेंड नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि जो लोग बॉर्डर पर होते हैं और जो काबुल में होते हैं, इधर से कोई थोड़ी बहुत कोई इश्ताल अंगेज़ी कोई होती है तो कोई वो आगे से खुद ही जवाब दे देते हैं, कोई पीछे से रब्ता नहीं होता। कभी इस तरह की हम बातें सुनते हैं। कभी अभी उनके रिसेंटली भी उनके कोई एम्बेसडर थे, उन्होंने भी कहा जी कि हमने कोई फतवा जारी किया है। तो ये चीज़ें ठीक होती नज़र नहीं आ रही। अब मुझे असल में अफसोस होता है कि ओवरऑल के हमारे जो जितने एक विजन रखने वाले लीडर हैं, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसा बंदा याद नहीं आता कि जिसने जब तालिबान आए थे तो उस टाइम उन्होंने वेलकम ना किया हो। हमने ये भी एक बहुत बड़ा एक जिस तरीके से हम इतनी देर ये दावा करते रहे कि रूस को सोवियत यूनियन का शराजा हमने बखेरा है, अब जो है अमेरिका को भगाने का हम क्रेडिट लेते रहे। अब जाके हमें ये पता चल रहा है कि चलें जब तक अमरीकी थे को कदरे सूरत हाल बेहतर थी को हम उनके साथ ही मुज़ाकरात कर सकते थे, या उस टाइम हमारे पास एक कहने को ये ज़रूर था जी कि हम जो है ना वो ये जो राह है वो इसमें मुलव्वस है, जो इधर की हुकूमत है, जो प्रेसिडेंट गनी की हुकूमत है उधर से मसला बन रहा है। तालिबान पे हम इतनी बेट लगाए हुए थे और तालिबान जो है वो भी अपने गिन गिन के बदले ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें ये एक बड़ी एक हमारी एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, हमें खुद अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम क्यों बार बार गलतियां करते हैं। ये सिर्फ हमारा इधर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का इधर सियासत में मसला नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे इसी तरह मसाइल चल रहे हैं। मेरी इसमें यह गुजारिश है कि हमारी जो स्ट्रेटजिक डेप्थ के जो इधर स्ट्रेटजिस्ट हैं, अगर वो किसी तरह ये मामला आपको पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दें और पार्लियामेंट भी अपनी कॉम्पिटेंस शो करे, ठीक है, इन्हें एक कंपीटिंग विजन लेकर आना पड़ेगा कि हम सियासी अंदाज में अफगानिस्तान के साथ मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं। जो काम जिधर आपको फौज की जरूरत होती है, अगर आपको किसी जगह पे लड़ाई हुई है, चपकलिश हुई है, उधर फौज को जाना चाहिए, लेकिन जो उसकी ओनरशिप है वो सिविलियन लीडरशिप को लेनी चाहिए और उन्हें यह साबित करना चाहिए। उसमें आप मौलाना फजलुर रहमान को इन्वॉल्व करें, उसमें जो ANP है उनको इन्वॉल्व करें, जो एक मेन जो सियासी क़यादत है वो इसमें इन्वॉल्व हो। भट्टी साहब, देखिए जनाब स्पीकर, जब तालिबान हुकूमत आई तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने और अक्सरियत ने खुशियां मनाई, भंगड़े डाले, सोच लिया कि अब एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत होगी और सोच लिया कि अब हमारी अफ़गान सरहद जो है वो बड़ी महफूज होगी और सोच लिया कि अमेरिका निकल गया, करज़ई निकल गया, अशरफ गनी निकल गया, अब हमारी जो एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले या पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले लोग आ गए। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जिसमें साफ़ी साहब भी थे और वो कहते रहे कि TTP और तालिबान एक सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन हम शायद समझते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ऐसा ही हुआ। जनाब स्पीकर, इशू ये है कि ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब का मुतालबा है ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है कि अफ़गान हुकूमत को उन तमाम दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करना चाहिए जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं या किसी भी जुर्म या जराइम में मुलव्वस हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा अफ़गान हुकूमत
कौन सा ऐसा मौका है? हम मानते हैं कि जब हम पिछले जनरल ज़िया से लेकर अब तक देखते हैं तो मानते हैं बहुत सारी गलतियां हमसे हुई, और उसी गलतियों की वजह से हीरोइन कल्चर आया, क्लाशनकोफ कल्चर आया, उसी वजह से ये एक पनाह गुज़ीनों का एक बड़ा रेला आया, उसी वजह से हमारा कल्चर तबाह हुआ, उसी वजह से हमारी मईशत पर बोझ पड़ा, उसी वजह से हम आज कहीं के नहीं रहे। लेकिन मौजूदा अफ़गान हुकूमत की कहाँ है जहाँ हमने मदद नहीं की? कहाँ इनकी 3 नस्लें इधर पड़ी हैं, बड़ी जवान हुई हैं, ये हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में रहे हैं, और हम इनके साथ इस तरह खड़े रहे कि एक वक्त आया कि हमारे वज़ीर आज़म जब इमरान खान थे तो उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़कर जब ट्वीट करना शुरू किए तो लगा कि वो हमारे वज़ीर आज़म नहीं, उनके सफ़ीर हैं। लेकिन ये जो अब उनका रद्द अमल देखें, धमकी अमेज़ बयानात हर चौथे दिन, नीचे देखें ऐसी नफ़रत है कि मैं सोच भी हैरान हो जाता हूँ कि जो नीचे वीडियो क्लिप्स आते हैं कितनी वो हमसे नफ़रत करते हैं, कौन सा गुनाह हमने कर लिया है। ऊपर देखें धमकी अमेज़ बयानात हैं, अदम तावन है, और ये जो कि हम ये कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन है। ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये बहुत जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, ये वक्त की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस पर तो उनको हमारे साथ तावन करना चाहिए कि हाँ, जो हमारे गैर मुल्की आपके गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, हमारे हैं या किसी और मुल्क के हैं, उनको वापस अपने मुल्कों में जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कशीदगी कितनी बढ़ती है या तल्लुकात कितने ख़राब होते हैं। ये लंबा गेम है, लंबा टाइम लगेगा। फोकस इस पर अपने घर पर होना चाहिए, फोकस अपनी सरहदों पर होना चाहिए, फोकस गैर कानूनी तौर पर मुकीम यहाँ जो है उनको निकालने पे होना चाहिए, फोकस स्मगलिंग पर होना चाहिए, फोकस दहशतगर्दी पर होना चाहिए, और इस फोकस में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और बेरहमाना किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए और बिल्कुल किसी किस्म का दबाव या प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और ठीक है इरशाद भट्टी साहब, इस सारे चीज़ों को अपने वक्त के मुताबिक और अपने शेड्यूल के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। महमल, आपको भी यही लगता है? देखिए मुबशर, बात यह कि कशीदगी तो सिर्फ एक ही चीज पर खत्म होगी, और वो है कि जब अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन में और सख्त एक्शन में। लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि साफी साहब भी ये बात करते थे और भी लोगों ने इस बात की निशानदेही की थी इसी प्रोग्राम के ऊपर कि जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है तब से ना सिर्फ ये कि टीटीपी को शय मिली है, उसके अलावा आपके बाकायदा जो है टेररिस्ट अटैक्स बढ़ते गए। आप नंबर्स उठा के देख लें कि फॉल ऑफ काबुल से पहले किस तरीके से हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया था अपने सॉइल से, और उसके बाद जैसे ही वो हुआ, जैसे ही अफगान तालिबान की गवर्नमेंट, जिसको बड़ा कहा जाता था कि जी प्रो पाकिस्तान हुकूमत है, वो कहा कि प्रो पाकिस्तान हुकूमत है कि उनकी लॉयल्टी टीटीपी के साथ है। टीटीपी जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाते हैं। और क्या हुआ मुबशर की कशीदगी तो इस चीज से खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि हमने इनोसेंट अफगान बाशिंदों के ऊपर जो ये पॉलिसी इस वक्त बनाई है, नी जर्क रिएक्शन जो हमने दिया कि फुली डॉक्यूमेंटेड लोगों को भी आप भेज रहे हैं, जिस किस्म की आपने पॉलिसी बनाई कि 28 दिनों में सारे चले जाए, जो क्रैकडाउन हो रहा है इस वक्त, ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो बातें कर रही हैं, इसके अंदर एक जो जेनोफोबिया, रेसिज्म, वो अलहदा चीजें, और साथ ये कि क्योंकि आप अफगान तालिबान को किसी और तरीके से ये मैसेज नहीं दे सकते थे कि वो टीटीपी के खिलाफ जो है वो एक्शन ले, तो आपने कहा अच्छा अब हम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको जो है हम स्कोर सेटलिंग करेंगे। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं ये कोई अच्छी नहीं होती ह्यूमन राइट्स एंगल से, खास तौर के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमल सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब। हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बढ़ती कशीदगी में कमी कैसे मुमकिन हो सकती है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।